इस बुक में आपके क्लास 10th में, ध्यान दीजिएगा, आपके क्लास 10th में ये जो आपका पॉलिटिक्स है, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। नोट डाउन करते जाएंगे इन 5 अध्याय को। 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय है आपका, ध्यान देंगे, एक एक करके हमको जानना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सभी अध्याय के बारे में जान लेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा है आपका, दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा है आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां। और पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो दीज आर 5 चैप्टर्स, ठीक है। ये आपके 5 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद है ये जो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चौथा चैप्टर है आपका लोकतंत्र की उपलब्धियां और पांचवा चैप्टर है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां। तो चलो एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है आपके इसी नाम से है कि हम आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला चैप्टर क्या है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। जो हमारा डेमोक्रेसी है, यानी हमारा लोकतंत्र, जैसे भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, यहां पर सत्ता है, सत्ता का मतलब सरकार होता है, और सरकार में कौन कौन से लोग साझेदार होंगे, ठीक है, सरकार में कौन कौन से लोग साझेदार होंगे, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इनके बारे में हमको जानना है। ध्यान देना, यहां पर फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमको जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़नी है वो नोट डाउन करेंगे। हमको महत्वपूर्ण फर्स्ट जो है चैप्टर आपका, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वह है आपका लोकतंत्र में, फर्स्ट टॉपिक इज दैट, ध्यान देंगे यहां पर फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें क्या, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, ठीक है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का क्या महत्व है और क्यों होता है, इन सब के बारे में हमको इस टॉपिक के माध्यम से जानना है कि द्वंद्व किसको कहते हैं, यह भी हमको जानना है। इसी द्वंद्व में, इसी जो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है, इस वाले टॉपिक में हम लोग जानेंगे रंगभेद की नीति के बारे में, मैक्सिको ओलंपिक के बारे में, इनके अलावे कहां कहां किन किन देशों में द्वंद्व की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है या हो चुकी है, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। आपके घर में भी आपके भाई बहन के बीच में द्वंद्व की स्थिति है, भारत देश में भी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है, दो राज्यों के बीच हो, दो समुदायों के बीच में हो, ठीक है, दो धर्मों के बीच में हो, दो सरकारों के बीच में हो, द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उनसे कैसे निजात पाना है, इनके बारे में इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में
व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, मतलब जो लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को हीन भावना से देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में बटे हुए लोग हैं, जाति में बटे हुए लोग हैं, समुदाय में बटे हुए लोग हैं। ठीक है, विभिन्न स्तर पर समाज में विभाजन देखने को मिलता है, अगड़ा पिछड़ा, ये विभाजन हमको देखने को मिलता है। गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, इन सब के बीच में हमको विभाजन देखने को मिलता है। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के क्या स्वरूप है, कैसा वो दिखता है, इनके बारे में हमको जानकारी लेनी है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। अगला टॉपिक है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है? सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सामाजिक विभाजन के कारण सामाजिक भेदभाव होता है, उसकी ये यानी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, समाज में विविधता जो है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो समाज बटा हुआ है, विभिन्न पहलुओं पर समाज बटा हुआ है, मतलब विभिन्न स्तर पर राजनीति देखने को मिलती है। कोई कहता हम है राजपूत, कोई कहता है हम है भूमिहार, कोई कहता हम यादव हैं। नहीं, ये इन सब चीजों में जो बटा हुआ है हमारा समाज, कोई कहता हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, कोई गरीब है, नहीं कोई नीच जात के हैं, कोई सवर्ण है। इन सब स्तर पर जो विभाजन देखने को मिलता है, मतलब सामाजिक भेदभाव जो है विभिन्न स्तर पर, समाज में जो विभिन्न विविधता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सामाजिक विविधता की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसी टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे यहीं पर, इसी टॉपिक के अंतर्गत कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभाजन में अंतर। अर्थात इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं और समाज में सामाजिक विभाजन भी हैं। तो सामाजिक विभाजन और मतलब समाज बटा हुआ है, कई खेमों में बटा हुआ है समाज। हिंदू मुस्लिम के बीच में हमारा समाज बटा हुआ है, अगड़ा पिछड़ा के बीच में हमारा समाज बटा हुआ है। ठीक है, सवर्ण दलित के बीच में हमारा समाज बटा हुआ है, गरीब अमीर के बीच में हमारा समाज बटा हुआ है और समाज में विभिन्नता भी पाई जाती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ठीक है, कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या देखने को मिलती है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके अलावे आपका एक टॉपिक होगा राजनीति का जाति पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वह टॉपिक होगा हमारा राजनीति का जाति पर प्रभाव। क्या देखेंगे हम लोग? राजनीति का जाति पर प्रभाव। राजनीति का जाति पर प्रभाव अर्थात ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वह जाति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ये पॉलिटिक्स जाति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आप देखते होंगे गांव में अभी हाल फिलहाल में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, इस सब का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिस जात के लोग ज्यादा हैं वो जात के लोग अपने ही जात के लोग को वोट देता है। क्यों देता है, इसके पीछे कारण क्या है, मतलब राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव है, राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव है, इनको हमको देखना है। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व के बारे में, अर्थात ऐसे कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। ठीक है, इसमें 3 तत्व के बारे में हमको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में जानना है। अर्थात कि सामाजिक विभाजन के मतलब हमारे समाज में जो विभाजन होता है, समाज जो बट जाता है, उनके 3 महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं, 3 ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, कौन से तत्व हैं,
जिसके आधार पर समाज विभाजित हो जाता है, जिसके आधार पर हमारा समाज विभाजित हो जाता है। इन टॉपिक को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक विभाजन में जाति, एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या टॉपिक होगा, ध्यान देंगे, वह टॉपिक होगा सामाजिक विभाजन में, सामाजिक विभाजन में, ध्यान देना, में जाति, सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग भेद के स्वरूप, लिंग भेद के स्वरूप। अर्थात ये जो सामाजिक विभाजन होता है, समाज के अंदर विभाजन हो जाता है, इसमें जाति का, धर्म का और लिंग भेद, कहने का मतलब स्त्री पुरुष, इनके बीच का क्या स्वरूप है, मतलब सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग भेद की क्या स्वरूप है, क्या नेचर है, मतलब सामाजिक विभाजन में ये जो जाति होता है, धर्म होता है, लिंग भेद होता है, ये किस प्रकार से अपना अहम योगदान देते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इनको हम लोग, चलो ठीक है, इतना तक आपने जान लिया। फिर हम लोग एक टॉपिक जानेंगे जातिगत असमानता के बारे में, ठीक है, जातिगत असमानता एक हमारा टॉपिक होगा, वह होगा जातिगत असमानता, जातिगत असमानताएं, मतलब समाज में विभिन्न जातियां हैं, उनके बीच में क्या क्या असमानता देखने को मिलती है। देखो बाबू, पूरा का पूरा ये चैप्टर समझने वाला है, ठीक है, एक दो लाइन हम लिखेंगे सिर्फ इस चैप्टर में, हर एक टॉपिक पे, और आपको पूरा का पूरा उसके बारे में बताएंगे। 5-5, 10-10 मिनट हम एक एक टॉपिक पर बोलेंगे, आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि ये सारा का सारा चीज समझने वाली है, ये आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है, ये टोटल चीज आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और हम आपको ऐसा ऐसा उदाहरण देंगे कि आपको समझने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होगी, ठीक ना। तो जातिगत असमानताएं हो गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था जो कि प्राचीन समय से ही चली आ रही है। ये वर्ण व्यवस्था नहीं, समाज में 4 तरह के वर्ण देखने को मिलते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था जिसमें हम लोग देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 टाइप के वर्ण को हम लोग देखने का काम करेंगे, और इन सब की स्थिति के बारे में भी हम लोग अवलोकन करेंगे कि इन सब की स्थिति क्या है समाज में, इनकी स्थिति क्या है समाज में। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इतना लिख लिया होगा। आगे की अगर चीजों को देखें हम, तो आगे की चीजों को देखने से पहले आप उन चीजों को भी लिख लेंगे। एक हमने देखा था कि राजनीति को कैसे, मतलब राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव होता है, और एक टॉपिक हमको यहां पर और देखना है। एक टॉपिक हमको क्या देखना है नुनू लोग, वह देखना है आपको राजनीति में जाति, राजनीति में जाति। देखो इस टॉपिक में और इसमें अंतर है। राजनीति का जाति पर प्रभाव, किसी भी जाति के ऊपर राजनीति का क्या प्रभाव है, जिस भी जात के, जिस भी समुदाय के या जिस भी जाति के लोग विशेष सत्ता पर होते हैं, वह अपने जात के लिए विशेष प्रकार का उपबंध कर देता है, उसको फायदा पहुंचाने का काम करता है, मतलब राजनीति का जाति पर प्रभाव। और एक बात हमने अभी देखा क्या, कि राजनीति में जाति किस प्रकार से है, राजनीति में जाति का इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से है, कि राजनीति जाति को किस टाइप से प्रभावित करती है, तो इनको भी हमको जानना है। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका कि राजनीति में जाति। इसके बाद चुनाव की जातीयता में ह्रास की प्रवृत्ति, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। चुनाव की जातीयता में ह्रास की प्रवृत्ति, चुनाव की जातीयता में ह्रास की प्रवृत्ति, ठीक है, ह्रास की प्रवृत्ति। इस टॉपिक को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक होगा जाति के अंदर राजनीति, जाति के अंदर राजनीति, जाति के अंदर राजनीति, मतलब जाति में कैसे कैसे राजनीति होती है, अर्थात कि जाति को राजनीति भी प्रभावित करती है। अर्थात यहां पर क्या हो गया कि जाति को राजनीति भी प्रभावित
करती है। इनके बारे में हमको जानना है कि जाति के अंदर राजनीति किस टाइप से देखने को मिलती है, जाति के अंदर राजनीति किस टाइप से देखने को मिलती है। फिर हम लोग देखेंगे धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। धर्म क्या है, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है, और तीनों के बीच में आपस में संबंध क्या है। धर्म से सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता और धर्म को किस प्रकार से राजनीति प्रभावित करती है, इनके बारे में हमको जानकारी यहां पर मिलेगी। हम यहां पर जानेंगे सांप्रदायिकता किसको कहते हैं, सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है, सांप्रदायिकता के कौन कौन से तत्व हैं, सांप्रदायिकता किन परिस्थितियों में उपस्थित है। यहां से प्रश्न भी बनते हैं और प्रश्न कई बार बोर्ड ने पूछा भी है यहां से, ठीक है। इसीलिए ये वाला टॉपिक आपके लिए विशेष महत्व का हो जाता है, विशेष महत्व का हो जाता है, ठीक है। देखो जितने लोग जुड़े हुए हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुड़ पाए हैं उसको विशेष रूप से धन्यवाद। क्या है कि उसको पढ़ने का मन नहीं है, इसीलिए वही वो जुड़ नहीं पाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग सांप्रदायिकता के बारे में विशेष रूप से देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप यहीं पर हम लोग देखेंगे। राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप, अर्थात पॉलिटिक्स के अंदर ये जो सांप्रदायिकता है वो उनका नेचर क्या है, वो कैसा दिखता है, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। इतना जब हम लोग देख लेंगे, इतना धर्म जाति वाला बात जब देख लेंगे, तब फिर हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष की, मतलब धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा कहने का मतलब धर्मनिरपेक्ष शासन हम किसको कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासन किस टाइप का होता है, धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था को कहते हैं, और धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। यहां से बोर्ड भी कई बार प्रश्न पूछे हैं। कल साइंस तुमको जो पढ़ाए होंगे ना तुम्हारे कोचिंग सब में, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कोचिंग में, ठीक है। जितने भी टीचर आपके पढ़ाए होंगे आप देखना, और हम जो पढ़ाएंगे वो 2 महीना से पढ़ा रहे होंगे, 50 क्लास में पढ़ाए होंगे, ठीक है, और हम तुमको 10 क्लास पढ़ा देंगे, तुम अंतर पकड़ लेना कि कौन सर कितना बढ़िया पढ़ाए हैं। क्या है कि तुम्हारे सर ये सब पहले नहीं बताए थे, अगर ये सब बता दिए रहते तुमको बहुत सारा चीज समझ में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो, तो धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, यहां पर की है लिखा हुआ, ध्यान देना। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। फिर हम लोग देखेंगे लैंगिक मसले और राजनीति, ठीक है, लैंगिक मसले और राजनीति, ठीक है, और राजनीति। और क्या देखेंगे हम लोग, राजनीति के बारे में देखेंगे। लैंगिक मसले और राजनीति कहने का मतलब स्त्री और पुरुष और राजनीति, स्त्री पुरुष एवं राजनीति, मतलब राजनीति में स्त्री पुरुष का क्या योगदान है, क्या अहम योगदान है। और यहीं से एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसी जगह से एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वह टॉपिक होगा हमारा कि महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व। इतना टॉपिक जानने के बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म होगा। क्या क्या टॉपिक जानेंगे एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में हम लोग को क्या क्या जानना है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद जानेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के क्या स्वरूप है इनको जानेंगे, फिर सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, यहां से प्रश्न भी पूछा हुआ है बोर्ड। अगला है राजनीति का जाति पर प्रभाव, इस जगह से भी प्रश्न बोर्ड ने पूछ चुका है। फिर है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, यहां से भी बोर्ड ने प्रश्न पूछा है। बिलीव नहीं होता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, समझ में आ जाएगी कहां कहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। फिर है सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग भेद के क्या स्वरूप है, जातिगत और समानताएं, वर्ण व्यवस्था जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में हमको जानकारी अर्जित करनी है। फिर हम लोग देखेंगे
राजनीति में जाति का क्या योगदान है, एग्जाम्पल के साथ। चुनाव की जातीयता में ह्रास की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जाति के अंदर राजनीति अर्थात जाति को राजनीति भी प्रभावित करती है, ये किस प्रकार से करती है, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। फिर है धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप, सांप्रदायिकता के कौन कौन से तत्व हैं और इनकी क्या परिभाषा है। फिर हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, यहां से प्रश्न बनता है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या धर्मनिरपेक्ष शासन के किन्हीं 3 गुण को लिखें, 3 गुणों को लिखें। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले भी साल पूछा है यहां से कि धर्मनिरपेक्ष शासन के दो कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं, उनको लिखे। 2 नंबर का प्रश्न था। तो धर्मनिरपेक्ष शासन किनको कहते हैं हम आपको बता देंगे, इतना मजा आ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट है लैंगिक मसले और राजनीति, और यहां से एक टॉपिक ये बनता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से प्रश्न बन के आता है। बोर्ड ने कई बार प्रश्न पूछा है महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, यानी कि विधायिकाओं में महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है, मतलब खास करके लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में महिलाओं की क्या स्थिति है वर्तमान समय में, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे, इतना जब पढ़ लेंगे फिर मजा आ जाएगा, तब पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और सारा का सारा प्रश्न हम लोग यहां से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावे सेकेंड चैप्टर की अगर बात की जाए, सेकेंड चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। कहने का तात्पर्य है कि हम सत्ता में साझेदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, वो कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम साझेदार होते हैं, कैसे काम करता है वो, ठीक है। सत्ता में साझेदार हम होते हैं तो कैसे होते हैं, उसकी क्या कार्यप्रणाली है, किन किन विधियों से हम शामिल होते हैं, इसमें हम लोग जो है इस टॉपिक में हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इनमें हम लोग खास करके यहां पर इनके कार्यप्रणाली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और एक सबसे जानदार टॉपिक, इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर हम लोग यहां पर एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ध्यान दीजिएगा, संघीय शासन, ठीक है। संघीय शासन देखेंगे, और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संघीय व्यवस्था का गठन। यहीं पर हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था का गठन, संघीय शासन और संघीय व्यवस्था का गठन। संघ किसको कहते हैं, हाँ इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था किनको कहते हैं, संघ का निर्माण, जैसे हमने कहा कि भारत एक संघीय देश है, तो संघ किसको कहते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, प्रश्न पूछता है। संघ की विशेषता, संघ का निर्माण कैसे होता है, संघ की विशेषता क्या है, संघीय व्यवस्था का किस प्रकार से गठन किया जाता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। और भारत में संघवाद का विकास अगला होगा। भारत में संघवाद का विकास, भारत में संघवाद का विकास, भारत में संघवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, इनको देखेंगे। और यहीं पर हम लोग फिर देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में क्या देखेंगे, संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। फिर देखेंगे यहां पर संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन। देखो, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम लोग आएंगे संघीय शासन में। संघीय शासन में हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है, भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, भारत में संघीय व्यवस्था किस टाइप का है, संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन कैसे होता है, मतलब संघीय व्यवस्था काम कैसे करता है, इनके बारे में हमको जानना है इस टॉपिक में। फिर जो है हम यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल यहां पर कार्यान्वयन में एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या, ध्यान देना। इसी संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन में हम लोग 2 एग्जाम्पल देखने का काम करेंगे। इस जगह से एग्जाम्पल
क्या क्या, एक देखेंगे हम लोग वेस्ट इंडीज संघवाद के बारे में, वेस्ट इंडीज संघवाद, वेस्ट इंडीज संघवाद क्या है, और एक देखेंगे नाइजीरियाई संघवाद, नाइजीरियाई संघवाद, नाइजीरियाई संघवाद। तो वेस्ट इंडीज संघवाद और नाइजीरियाई, एक मिनट रुक जाओ, नाइजीरिया संघवाद, वेस्ट इंडीज संघवाद में और नाइजीरिया संघवाद में क्या डिफरेंस है, वेस्ट इंडीज का संघवाद किस टाइप का है और नाइजीरियाई संघवाद किस टाइप का है, इनको हम लोग जानने का काम करेंगे। फिर हम लोग एक टॉपिक देखेंगे भाषा नीति के बारे में, क्या देखेंगे, भाषा नीति, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, भाषा नीति के बारे में, भाषा नीति। और भाषा नीति से संबंधित कई बार बोर्ड ने आपका प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, भारत के किस किस क्षेत्र में या कितनी कितनी प्रतिशत जनसंख्या कौन कौन सी भाषा बोलती है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में, यहां से आगे जब हम आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कैसा संबंध है। यहां पर हम लोग देखेंगे तीन टाइप के संबंध को, विधायी संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, संबंध और वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। और क्या देखेंगे, वित्तीय संबंध के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे शक्ति का बंटवारा भी, शक्ति का बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा किनके किनके बीच, केंद्र और राज्य के बीच में। तो यहां पर हम लोग केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा देखेंगे तीन सूची के माध्यम से, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के बारे में यहां पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, समवर्ती सूची में। फिर हम लोग का एक टॉपिक होगा भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब बांटना, सत्ता का बंटवारा कैसे कैसे होता है, ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और निचले स्तर की सरकार के बारे में भी हम लोग यहां पर जानने का काम करेंगे। और इनके पश्चात हम आ जाएंगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, क्या, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक, की एक झलक, की एक झलक, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ध्यान देना, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार में, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में देखे थे, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हम लोग देखेंगे त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, तीन स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है बिहार में। और इसमें हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इनके कार्य, गठन, सदस्य, ये सब हम लोग देखेंगे। ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं, इनके कौन कौन से शक्तियां हैं, ठीक है, कार्य, गठन, कार्य, शक्तियां, शक्तियां, ठीक है, गठन, सदस्य इत्यादि के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग प्रखंड स्तर, प्रखंड स्तर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रमुख के बारे में, उप प्रमुख, प्रमुख के बारे में और इनके कार्य, शक्ति इत्यादि के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। तीसरे स्तर पर हम लोग देखेंगे
जिला स्तर, जिला स्तर, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद। जिला परिषद में भी हम लोग को वही देखना है, क्या इनकी कार्य देखनी है, इनकी शक्तियां देखना है, शक्तियां देखना है, इत्यादि देखना है। फिर इसी में देखेंगे अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष, इनके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। तत्पश्चात हम लोग आएंगे नगरीय शासन में, नगरीय शासन, नगरीय शासन में आएंगे तो यहां पर भी हम लोग 3 स्तर के शासन को देखेंगे, 3 टाइप के शासन को देखेंगे। नगर परिषद, नगर परिषद को हम लोग देखने का काम करेंगे। नगर पालिका, नगर पालिका और नगर निगम, नगर निगम, इनमें इनका गठन, कार्य, शक्तियां, शक्तियां, प्रमुख अंग, प्रमुख अंग, इनको देखेंगे। इनके भी प्रमुख अंग, प्रमुख अंग को देखेंगे, इनका गठन देखेंगे, इनकी शक्तियां देखेंगे, इनके कार्य को देखेंगे। यहां पर भी हम लोग देखेंगे क्या, इनके प्रमुख अंग, प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनकी कार्य क्या है और इसकी शक्तियां क्या है, इनकी शक्तियां क्या है। इन सब चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नोट करने नहीं देंगे हम, पीडीएफ भेज देंगे इसका, नोट करने नहीं देना है हमको, पीडीएफ भेज देना है हमको, आपको। ठीक है, हम जो है आपको पीडीएफ भेज देंगे। तेरी गली में आता सनम, नज़्मे वफा के गाता सनम। चलिए, ये 2 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए तो फिर से, सब लोग जुड़िए तो फिर से, दोबारा से जुड़िए तो जल्दी जल्दी। सब लोग डीएक्टिव हो गए, डीएक्टिव हो गए। तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे, और